अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जो मेंटोर हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है प्रोफेसर यामीन अहमद। सर यामीन अपने स्टूडेंट्स के इसलिए भी फेवरेट थे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस नहीं करते थे, वो साथ साथ कोई ना कोई स्टोरीज, कोई ना कोई जोक्स, कोई ना कोई नई बात अपने स्टूडेंट्स को सुनाते थे और आज भी उनके स्टूडेंट्स उनको उनकी स्टोरीज की वजह से याद रखते हैं। आर्मी बर्न हॉल के अलावा उन्होंने जर्मनी में भी जाके काम किया, उन्होंने सऊदी अरेबिया में भी जाके काम किया और आज इस इंटरव्यू के थ्रू हम उनसे जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है जर्मनी से और सऊदी अरेबिया से, और वो क्या समझते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चेंज करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर चुके हैं। तो चलते हैं, उनकी जर्नी सुनते हैं और उनसे छोटी छोटी टिप्स लेते हैं। विदाउट एनी डिले, प्रोफेसर यामीन अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। प्लेजर इज ऑल माइन। तो सर थोड़ा सा अगर आप बताएं, बिलोंग कहाँ से करते हैं, बचपन कहाँ गुजरा आपका? ओके, मेरी जिंदगी का सफर पिंडी से ही शुरू हुआ। स्कूलिंग भी सोलोमन स्टैंडर्ड स्कूल है एक यहाँ पर, वहां से किया। मिशनरीज का स्कूल था, वहां से मैंने प्राइमरी किया। फिर मेरे फादर जो थे वो एमईएस में थे, पीएमई में, उनका ट्रांसफर हो गया पेशावर। फिर हम लोग पेशावर चले गए। फिर वहाँ पेशावर में हमारा घर था, वो पेशावर क्लब के बिल्कुल सामने। हमारे एक तरफ जनरल टिक्का खान साहब थे, एक दूसरी तरफ कर्नल मुमताज रहते थे। तो बचपन हमारा वहाँ गुजरा, बड़ा ग्रीन एरिया था, बहुत खूबसूरत जगह। 4 साल हमने वहाँ गुजारे। जब 8th में मैं वापस वहां से आए, फिर मैंने क्रिश्चियन हाई स्कूल में दाखिला मेरा हुआ। फिर वहां से मैंने किया मैट्रिक। उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज चले गए, वहां पर सेटेलाइट टाउन, वहां से मैंने एफएससी किया। फिर गवर्नमेंट कॉलेज अजहरमाल से मैंने किया बीएससी केमिस्ट्री और बॉटनी में। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से एमए इंग्लिश किया। फिर कुछ टाइम मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में था, वहां पर गुजारा। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने एमए कर लिया तो मुझे जॉब मिल गई नेशनल असेंबली। तो एज एन इंटरप्रेटर मैंने वहाँ जॉब की, मेरे ख्याल से कोई 1 साल। मेरे वाले साहब बहुत खुश हुए कि बेटा मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। लेकिन मैंने कहा जी मैं नहीं खुश इस पे, मैं ग्रेड 16 में मैं नहीं, मैं ये वाली जॉब नहीं करता, मैं कुछ और करूंगा। तो वो फिर नाराज मुझसे हुए कि नहीं गवर्नमेंट की जॉब है, तुम क्यों नहीं कर रहे। इतने दिनों में मुझे लॉरेंस कॉलेज में मुझे इंटरव्यू की कॉल आई, मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया। तो वहाँ मैं हूँ। जब उनको पता लगा मेरे वाले साहब को कि 17 ग्रेड में चला गया बेटा मेरा, अफसर बन गया, तो वो फिर खुश हो गया, तो यार ये तो आ गई। लॉरेंस कॉलेज में जब गए तो वहां पर तो मैं बहुत तंग हो गया। वो मेरे ख्याल से मार्च में गए थे, तो बारिशों का जमाना था, सारे बादल अंदर आ जाते थे, सारी किताबें गीली, रात को रजाई लो तो वो गीली। मैं नहीं करता यहाँ। तो ये तकरीबन था 76 का जमाना। तो वहां मैंने 6 महीने किया, मैं वहां से चला। मैं नहीं, मैंने रिजाइन दिया, मैं चला। तो फिर वाले साहब कहने लगे ये तुमने क्या किया, अच्छी वही जॉब थी, तुमने वहां से भी छोड़ के आ गए, प्रोफेसर तुम बन जाते। उन्हीं दिनों में क्या हुआ, मैं आया ही था, भी हफ्ता भी नहीं हुआ था वहां से छोड़ के लॉरेंस कॉलेज से। तो ये बर्न हॉल की पोस्टें मैंने देखी, मैंने वहां अप्लाई किया। तो वो जो आर्मी की लाइब्रेरी है वहां पर ब्रिगेडियर बशीर मलिक साहब ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। जब मैं यहाँ पर आया एबटाबाद, तो मुझे बहुत पसंद आया यार, ये जगह ये मजे की। उसी वक्त नए नई आर्मी ने टेक ओवर किया था। तो उस वक्त वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे ब्रिगेडियर बशीर मलिक साहब। तो उन दिनों में वहां से सीखा ही बहुत। जब मैंने शुरू में बर्न हॉल ज्वाइन किया तो वो लड़के बहुत अच्छे थे। एक दफा वहां पर ओ लेवल की क्लास प्री एससी थी, तो प्री एससी क्लास में तो डेस्क खोला लड़कों का, तो उसमें से इतनी मोटी किताब निकली, इंग्लिश की किताब। हमने तो टेक्स्ट बुक ही पढ़ी थी एमए में, जो 4 5 6 नॉवल पढ़े थे वही पढ़े थे। ये क्या किताब। तो मैंने कहा तुमने पढ़ ली? कहता हाँ मैंने पढ़ ली। प्री एससी का लड़का था। मैंने कहा तुम मुझे दो एक दिन के लिए। मैं कहा देखूं क्या। फिर मैंने पढ़ी, मुझे बहुत मजा आया। क्योंकि उससे पहले जो मैंने पहली किताब जो नॉवल पढ़ा था वो जेन आयर पढ़ा था बीएससी में, वो हमारे कोर्स में था। वो भी बड़ी मुश्किल से पढ़ा था। वो इसलिए मुश्किल से पढ़ा था कि 4 चैप्टर के बाद डिक्शनरी लेके बैठनी पड़ती थी, तो वो एक एक लफ्ज का मीनिंग देखो, भाई ये क्या है। वो फिर टीचर ने कहा मीनिंग देख के मत पढ़ो, पढ़ते जाओ। तो फिर पढ़ पढ़ के मैं खास कोई 3 महीने में वो नॉवल हमने खत्म किया। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी मुश्किल काम है। तो उसको मैंने कहा तुम कैसे पढ़ रहे हो यार, ये तो हमने बड़ी मुश्किल से अपने एमए के नॉवल पढ़े। तो उसने कहा नहीं सर, ये तो हम तो ये पढ़ते हैं। वहां से मुझे इंग्लिश नॉवल पढ़ने का शौक पड़ा। वो भी यानी कि बर्न हॉल का एक क्रेडिट कि जहां से मैंने ये नॉवेल्स पढ़े। ये इसमें मैंने एलेक्स हेले के रूट्स उसके पास था, वो मैंने पढ़ा। एक और लड़के के पास विल्बर स्मिथ की किताबें थी, वो मुझे अभी तक याद है। ईगल इन द स्काई था उसके पास, वो मैंने पढ़ा। तो मुझे तो क्या बात है, मुझे तो मैं ये तो किताब कभी खत्म ही ना हो। कि इतना बंदा उसके अंदर एनग्रॉस हो जाता है कि यार ये खत्म ही ना हो, चलती रहेगी। खैर बड़ा अच्छा, वहां से हमने बहुत कुछ सीखा भी। बड़े अच्छे अच्छे लड़के थे। जब मुझे दी थी पहले क्लास तो 8th क्लास थी। उस वक्त तक सिर्फ प्री एससी होती थी और मैट्रिक होती थी। वो कहने लगे, सब टीचर कहने लगे तुम्हें
मिड क्लास होती सबसे नोटी क्लास है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट लड़के, तुम कैसे पढ़ोगे यहाँ पे? तो पढ़ा लेंगे कि जो भी कुछ है। खैर वो बड़ा अच्छा पढ़ा के निकल आए, ब्रिगेडियर ने भी अप्रिशिएट किया कि कोई मसला नहीं हुआ। वो खिड़की में खड़े हुए देख रहे थे कि कैसे पढ़ा रहा है। क्या लड़का था वो 9th क्लास में पोइट्री पढ़ा रहा था, तो बड़ा इस तरह करके बैठा तो मैंने उसको कहा तुम कैसे बैठे? तो आगे से वो हंसने लगा। मैं करीब गया, बचा उसके थप्पड़ मुझे अभी तक याद है उसको, मतलब गैर जायज तौर पर पड़ गई भी उसको बहुत जोर से। हालांकि मेरी इंटेंशन नहीं कि इतनी जोर से पड़ेगा, वो ऐसे ही पड़ गया। इतने में नजर मारी तो ब्रिगेडियर साहब भी खड़े थे खिड़की में देख रहे हैं। मैंने कहा तुम यू आर ग्रीनिंग, आई एम ट्राइंग टू टीच यू एंड यू लुक एट द स्टाइल यू आर सेटिंग। तो खैर उस वक्त तो चुप करके बैठ गया। बाद में आके उसने मुझसे अपोलोजाइज भी किया। अच्छा सर मेरी गलती थी, मैंने ऐसा किया, मैं अपोलोजाइज करना। बड़ी बात है सर। अब आज के जमाने में कोई स्टूडेंट को मारे तो स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नहीं समझते। उस टाइम के इसका मतलब स्टूडेंट्स इतने अच्छे थे, टीचर का रिगार्ड रखते थे कि ही अपोलोजाइज। वो आए आपके पास, खुद आया, अपोलोजाइज किया उसने आके मुझसे, और अभी भी मुझसे फेसबुक पे है। अच्छा अभी भी है। तो ये चीजें बड़ी अच्छी देखी, वहां से बहुत कुछ सीखा। वहां पर एक दफा क्लास में पढ़ा रहा था मैं, तो वो एक लफ्ज आ गया डेब्रीज, तो मैंने आगे एस भी पढ़ दिया डेब्रीज। पीछे लड़का बैठा था, उंगली खड़ी कर दी, सर यू प्रोनाउंस इट रॉन्ग। श्योर? यस, द वर्ड इज डेब्री, इट्स नॉट डेब्रीज। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई विल चेक इट आउट। उस दिन के बाद से कभी कोई लेसन बगैर प्रिपरेशन के नहीं लिया। एक एक लफ्ज को प्रोनाउंसिएशन देखना। उस जमाने में तो गूगल वगैरह तो था नहीं था। वही डिक्शनरी देख के हम उसको देखते थे कैसे प्रोनाउंस होता है, कैसे करते हैं। तो उसको 4 दफा खुद प्रोनाउंस करना, तो फिर अगले दिन क्लास में तो उसके हिसाब से हम पढ़ते। तो उसको भी याद करना है। मैं और सतार साहब, सतार साहब को मिली थी ओ लेवल की मैथमेटिक्स, तो हम दोनों कोई एक एक बजे तक की तैयारी करते थे सुबह जाके। वेरी नाइस। तो बड़ी सही हमने एफर्ट किया। खैर चलता रहा काफी निजाम। फिर 1980s में क्या हुआ कि नहीं 1979 वो आई थी एक फ्रीजा विल्सन, एंग्लो इंडियन थी कराची से, वो इंग्लिश पढ़ाने ओ लेवल पढ़ाती। मैं भी इंग्लिश में था, वो भी थी। वो फिर मेरी उनसे काफी गपशप वगैरह हो गई, एजुकेशन पे, टीचिंग पे, इस पे पढ़ाने पे काफी बातचीत होती रहती थी। वो मुझे कहने लगी, यामीन व्हाट आर यू डूइंग हियर? दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। कहीं जाओ, कहीं बाहर निकलो, क्या कर रहे हो? वो पता नहीं दिमाग में आ गई बात। तो 1980 में मुझे एक चांस मिल गया यूनिवर्सिटी से। ऐसे ही बैठे बैठे हमने कुछ ये थी एम्बेसी जाके एप्लीकेशन दी थी कि वहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जाता हूँ, उसमें क्या हो। उधर से वो आ गया एक लेटर, वो लेके गया, उन्होंने वीजा वगैरह लगा दिया, जर्मनी चले गए। छोड़ छाड़ के सारा कुछ जर्मनी चले गए, मतलब प्रॉपर रिजाइन भी नहीं दिया। मैं निकल, मैं कही मुझे जाने नहीं देंगे, मैं चला गया। वहां जाके मैंने एमफिल वगैरह किया। वहां पर तो वहां पर ऐसे एडमिशन देते नहीं है, वहां पर वो काउंसलिंग होती है। वहां पर वो लेडी थी यूनिवर्सिटी की काउंसलर जो थी, उससे मेरा पहले इंटरव्यू था। उसने कहा कि यूर इंग्लिश इज ओके एंड रिसेंटली वी हैव इंट्रोड्यूस्ड computers, why don't you take admission in computers? नहीं, कहती English literature, what you are going to do with the English literature? Go with the computer, this has so much scope, it is the future. मैंने आके अपने जो जानने वाले थे उनसे बात की, जो लड़के थे कोई 2-3, उनका यार तुम्हें पता यहाँ पर पूरे बर्लिन में सिर्फ एक बैंक है जिसमें इतना बड़ा कंप्यूटर लगा हुआ है पूरी बेसमेंट में। अच्छा, एक बैंक में एक कंप्यूटर लगा हुआ है, कहाँ से मिलेगी? जॉब चाहिए इसके बाद, तो तुम छोड़ो इसको कंप्यूटर को, तुम नहीं जाओ उसमें। वो उसने फिर मुझे बुलाया, उसका अगले दिन मैंने जाके कह दिया नहीं मैं इंग्लिश में। उसने फिर मुझे बुलाया, 3 दिन मुझे बुलाती रही, मैंने नहीं किया कंप्यूटर। मैं कहा नहीं भाई, मैंने जॉब करनी है। मैंने वहाँ साल में अपना कंप्लीट की थीसिस वगैरह। मैं चला गया नइजीरिया चले गए। फिर वहाँ एज एन एजुकेशन ऑफिसर, तो फिर इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल्स थे, वो सारा उन्होंने इंस्पेक्टर बना दिया। वहाँ से फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, फिर प्रॉब्लम बन गया, पैसे नहीं होते थे, तनख्वाहें 6-6 महीने नहीं मिलती थी। अगर छोड़ो चलो, वापस आया। वापस आके फिर एकदम यमन की कॉल आ गई, चलो यमन चले गए, यूनिवर्सिटी ऑफ सना में। उधर जॉब हो गई तो उधर चला गया। यमन में 1 साल गुजारा मैंने, फिर मुझे कोई पसंद नहीं आया, कुछ जगह मंगा कोई, फिर मैंने चलो वापस ही चलते हैं। फिर वो ऐसे एक्चुअल जो रीजन थी वो ये थी कि घर वालों का बड़ा प्रेशर था कि वापस आओ शादी करनी। 32 यू आर 32 years old now and get married। हमने कहा चलो वापस आए, यहाँ पर शादी वादी की। उसके बाद उनको पता लगा, उसको ब्रिगेडियर सतार साहब, तो सतार साहब ने कहा कि यार इधर क्यों नहीं आ जाता। मैं कोशिश कर रहा था कि इस्लामाबाद में कहीं जॉब कर लूँ। ठीक है, नहीं बरना लो। बरनाल के साथ तो वैसे ही प्यार था, बैक टू बरनाल। ब्रिगेडियर सतार साहब के साथ बात हुई, उन्होंने कहा छोड़ो इंटरव्यू छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी डिमांड क्या है। मैं कहा डिमांड तो सर कोई नहीं है, आप घर दे मुझे चाहिए,
शादी करनी है तो मुझे तो घर चाहिए। मतलब ठीक है कोई बात नहीं, उसको बुलाया करा, उनका घर नहीं। तो फिर वो अच्छा टाइम वहां से फिर मैंने गुजारा बर्नहॉल में काफी टाइम। फिर कोई दिमाग में आया कि बच्चे और थे बड़े, ठीक है। हमने कहा भाई ये तनख्वाह में तो मेरा तो गुजारा नहीं है, तो इतनी तनख्वाह में तो हमें महीने के एंड में किसी से 500-1000 रुपए पकड़ने ही पड़ते थे कि भाई पूरे नहीं हो रहे। ट्यूशन का मुझे इतना वो नहीं था, शौक ट्यूशन नहीं पढ़ाने था। का शौक नहीं। वो भी बड़ी मैं कभी पढ़ा भी लेते थे कि यार कभी कंपनसेट करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए इनकम। ठीक है। फिर वो मैडम नकवी थी वहाँ पर, तो हमने उनके पार्टनरशिप में स्कूल को फिर छोड़ दिया। 94 में मैंने फिर बर्नहॉल 94 में आपने बर्नहॉल को रिजाइन किया था। रिजाइन कर दिया, ठीक है। छोड़ के हमने स्कूल चलाया। स्कूल अच्छा चलने लगा, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में पार्टनरशिप बहुत मुश्किल होता है। एनीवे वो फिर चलाया नहीं, तो उसमें मैं आ गया क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, बच्चे थे। फिर क्या करें अब, तो उसके बाद इत्तेफाक से सऊदीया की जॉब निकल आई, तो मैंने उधर अप्लाई किया, मैं चला गया सऊदीया चले गए। सऊदीया। ठीक सर, सऊदीया में आप गवर्नमेंट की सऊदी गवर्नमेंट की जी तरफ से गए? सऊदी गवर्नमेंट जॉब में गया था उनके स्कूल्स के लिए, इंग्लिश टीचर्स। लेकिन वहां पर क्योंकि पैसे वैसे कम थे, तो मैंने वहां 3 साल ही काम किया। फिर वहां से मैंने शिफ्ट कर दिया यूनिवर्सिटी, बल्कि उन्होंने पहले मुझे भेजा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में कि जी ये इनका लेवल ऊपर है, तो फिर वहां से फिर यूनिवर्सिटी। बर्नहॉल को खैर बात तो कह दिया, आपको बहुत अरसा हो गया, बट कोई ऐसा होता है, कोई ऐसी मेमोरीज जैसे आपने अपनी एक स्टूडेंट की बताई, इस तरह की कोई मेमोरी बर्नहॉल से रिलेटेड आपके माइंड में है? बहुत मेमोरीज है बर्नहॉल की, तो सारे दिमागी मेमोरीज से बर्नहॉल की भरा कि हमने आर्ट क्लासेस शुरू की वहां पर, उसमें सारे फिर टीचर्स भी मुझसे आर्ट सीखती थी, ड्राइंग, ये ईद कार्ड का हमने वो किया, एग्जीबिशन किया। ठीक है। बहुत बेशुमार ईद कार्ड बनाए। फिर इनके साथ गेम्स में सारे शाम को, क्योंकि मैं हाउस मास्टर बना दिया था, तो उसमें गेम्स भी थी। इसमें बहुत से बच्चे बड़े अच्छे थे, ये नवाज खान शांगला, ये क्रॉस कंट्री में बहुत अच्छे थे। फिर उसमें वो भट्टी ब्रादरान थे जो अभी जनरल है, मोहम्मद अली भट्टी, जुल्फकार अली भट्टी, सारे मतलब के आजकल ये बड़े हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स। तो ये सारे मतलब के इनके साथ जो मेरी मेमोरीज है ना, इनके साथ ये कि जैसे मतलब कि अभी भी ये मिल जाए कहीं पर भी, बेशुमार डॉक्टर्स हैं, तो वो फिर बड़ा रिस्पेक्ट। उस जमाने में को एजुकेशन भी थी ना, जोया अंसारी, समीना मंजूर, सलमीना अहमद, ये सब लड़कियां भी वहां पर थी। बिल्कुल सही। साथ होती है कैम्ब्रिज सेक्शन में, कोई मैट्रिक में, तो इनके साथ भी बड़ा अच्छा इंटरेक्शन था। फिर कॉलीग्स थे, उनके साथ भी काफी अच्छा। मेरे साथ मेरी किसी से झगड़ा कभी नहीं हुआ। स्टूडेंट्स के फेवरेट इसलिए भी थे कि आप कभी चुटकुले छोड़ देते थे, कभी आप फनी बात कर देते थे। हाँ, वो मैं असल में बच्चों की मतलब कि टेम्परामेंट देख लेता था कि ये किस मूड में है। मतलब मेरी कहानियां उनको मशहूर हैं, अभी तक याद है उनको। बिल्कुल। कि उनको कहानी सुना देनी कि भाई अब ये अब नहीं कंसंट्रेट कर रहे, तो आखिरी 10 मिनट में उनको कहानी सुना दी, थोड़ी सी सुनानी, फिर बाकी कल सुनाऊंगा, सुनानी अंग्रेजी में, ताकि नहीं सर उर्दू में सुनाए ना, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में सुनाऊंगा, पूछूंगा भी तुमसे कि इसके क्या हुआ था। ठीक है, सही। वो फिर कहानियां सुनो, वो उसको अभी तक जो मेरे साथ जो कनेक्शन में है, उनको किसी से पूछना, वो कहानियां याद है। मैं हूं ना हूं याद, अभी ये गोंदल है ब्रिगेड, इनको भी कहानियां याद है। कहते यार हमने तो कहानियां आपकी अंग्रेजी से, वहां से अंग्रेजी सीखी कहानियों। सर अब आप बर्नहॉल जाते हैं, आप क्योंकि टीचर ट्रेनर भी हैं बर्नहॉल के, 1-2 ट्रेनिंग्स पे भी गए हैं, सर क्या अब डू यू फील एनी डिफरेंस पहले बर्नहॉल पे और अब बर्नहॉल में? पहले बर्नहॉल तो बहुत डिफरेंट था ना, वहां पर तो आपको 350 की स्ट्रेंथ थी। मतलब 90, मुझे याद है कि 96 स्टूडेंट्स होते थे एसएएस हाउस में, और 95-97 होते थे ऐसा ही। इसमें 2 हाउसेस थे, एसटीएस तो बाद में होता, डे स्कॉलर्स का बाद में बना। तो उस वक्त बड़ा मतलब कि छोटी सी फैकल्टी थी, तो उसमें बड़ा इंटरेक्ट था, जिस तरह जस्ट लाइक ए फैमिली थी। अब तो बहुत बड़ी फैकल्टी है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा निजाम भी कर दिया, पीछे बिल्डिंग बन गई, एनवायरनमेंट सब, मतलब कि एबटाबाद में तो अब जस्ट लाइक एन आइलैंड। ये 2 जो ब्रिगेडियर्स आए, जो मुझे जहां तक, उससे पहले का तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि कोई कांटेक्ट ही नहीं था। तो जब सबसे पहले मुझे कांटेक्ट किया ब्रिगेडियर जवान ने, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट भी थे, ये इनको शौक था स्विमिंग का, तो ये मुझे उस तरह याद है। उसके बाद उन्होंने बहुत चेंज किया, पॉन्ड को रेस्टोर किया, पुरानी मेमोरीज क्यों किया। मतलब ये डिफरेंट है ना कि जो उसका जो पुराना इंस्टीट्यूशन है उसको और अच्छा उन्होंने एनहांस किया। बिल्कुल सही। ये है डायरेक्टर साहब जो है गोंदल, तो इसने काफी बहुत अच्छा किया। अब तो मतलब कि बड़ा सिस्टमैटिक और बड़ा, मैंने ओ लेवल का जो स्टैंडर्ड है बहुत आया, बिल्कुल ए लेवल्स बहुत अच्छा कर लिया। मतलब कि स्टूडेंट्स में मार्क्स चेंज है। मतलब कि वैसे भी शुरू से ही मैंने देखा है कि बर्नहॉल का स्टूडेंट जो है ना, एक हॉलियन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। उसका एक अपना एक कॉर्पोरेट कल्चर है, एक उसका अपना एक माइंडसेट होता है, वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। जो जितने भी आर्ट इंस्टीट्यूशन है ना, ये एक ये लॉरेंस कॉलेज था, एक एजुकेशन था, मतलब इनके अपने अपने पता चलते हैं यार दिस इज नॉट हॉलियन, ही इज एचएसओनियन, ये गैलियन है यार, ये नहीं, ये वाला नहीं है,
ये हालिया नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। जो तो ये बच्चे सबके अपना अपना एक माइंडसेट इनका एक स्टैंडर्ड है, डिफरेंट स्टैंडर्ड है जो पता चलता है उन्हें। बर्थ हॉल में अभी तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत टीचर्स मतलब के मेरे हिसाब से सबसे जो चीज लेने वाले के जाने वाली होती है ना, एक तो होती है एजुकेशन, और एजुकेशन कौन देगा? टीचर्स। अब आपके टीचर्स अगर अच्छे वेल सेट होंगे, मतलब कि उनको कोई टेंशन नहीं होगी, तो जाहिर है उनका जो प्रोडक्ट होगी तो उन्होंने ग्रूम करना है ना। बिल्कुल। तो मैंने टीचर्स से जब मिला हूँ इनको, तो मतलब काफी बेहतर, हमारे जमाने से बहुत बेहतर, बिल्कुल सही। मतलब कि इकोनॉमिकली भी, क्योंकि उनको शाम को स्टडीज होती है, हमें तो कुछ नहीं मिलता था। बिल्कुल। अब इनको तो काफी अच्छे पैसे मिलते हैं स्टडीज ठीक के है। भी, क्योंकि आपने फैमिली से कट के वो टाइम दे रहे हैं पूरे शाम का 3-4 घंटे, तो काफी अच्छा है। एक्नॉलेज किया जा रहा है, जो टीचर्स अपने सर्विसेज दे रहे हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट उनको मिल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज द डिफरेंस। बिल्कुल सही है सर। तो ये मतलब कि ये एक तो ये डिफरेंस है। दूसरे क्या, एनवायरनमेंट काफी, अभी हॉर्स राइडिंग भी आ गई, ये चीजें आ गई, तो इससे मतलब कि पूरे एनवायरनमेंट में आप देखें, पढ़ा तो पेरेंट भी सकते हैं ना, ABC फलां, अगर पेरेंट पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लेगा, सब कुछ पढ़ा लेगा, लेकिन एनवायरनमेंट कौन देगा? ग्रूमिंग कौन करेगा? तो वो एक एनवायरनमेंट बनती है, उससे इंसान की सारी पर्सनालिटी चेंज होती है। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि PM में बच्चा जाता है 2 साल के लिए, उसकी पूरी माइंडसेट नहीं चेंज कर देते चेंज हो 2 इयर्स में? वो बिल्कुल इसलिए कि टाइम जाया नहीं करते। बिल्कुल सही है। मतलब कि टीचर्स टाइम एंड स्टूडेंट्स टाइम, दोनों चीजों को आपने देखना होता है कि दोनों का वेस्ट ना। बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात जो अब ये की है इन्होंने कि वो जो SLO बेस्ड लर्निंग आ गई है, बिल्कुल। तो उसमें काफी डिफरेंस है ना। मतलब कि पहले तो सिर्फ टीचिंग ही थी ना, टीचिंग ही थी। मतलब हाँ। मैं कहता हूँ कि यू कैन ऑल्सो टीच एन एम्प्टी क्लास, मतलब किसी को डेस्क भी चेयर पड़ी है, आप टीचिंग करो ना, टीचिंग कर रहे हैं। इंटरेक्शन नहीं था पहले। हाँ, तो अब क्या है कि अब SLO बेस्ड है, अब आपसे सवाल जवाब होते हैं, आप उनको भी देखते हैं कि भाई लर्निंग कहाँ हो रही है। बिल्कुल सही। मतलब मेरा अपना जो मैंने सीखा वो ये है कि जब आप क्लास पढ़ा के बाहर निकलें तो आपको पता हो कि ये मैंने, चाहे आप 4 लफ्ज ही सिखा दें कि ये लर्निंग हुई है, दिस इज व्हाट दे लर्न एज अ क्लास। बिल्कुल सही है तो सर। ये सबसे बड़ी बात है कि लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग में क्या फर्क है? तो लर्निंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो सर जब जिस टाइम पे आप थे बर्न हॉल में, उस टाइम पे बोर्डर्स भी थे और डे स्कॉलर्स भी थे? जी, दोनों। तो आप क्या समझते हैं, एक बोर्डर और एक डे स्कॉलर की ग्रूमिंग में क्या आपको डिफरेंस कोई फील नजर उस टाइम फील होता था? डे स्कॉलर की और उसकी दोनों की पर्सनैलिटी अलग, मतलब कि फिजिकली आपको बोर्डर, हालांकि घर से अच्छा खाना नहीं खाते, क्योंकि टाइमिंग है, उससे उनकी बॉडी ग्रोथ और उनमें नुमाया फर्क होता है कि जिसकी ये डे स्कॉलर पतला दुबला था, ये जनाब हेल्दी, हालांकि वो खाता वही था, उससे अच्छा नहीं खाता था, लेकिन टाइमिंग में खाता। तो एक तो ये फर्क। दूसरा ये कि उनका फोकस रहता है अपने स्टूडेंट के, एक उनकी स्टूडेंट ब्रदरहुड नहीं बन जाता, एसोसिएशन। वो एसोसिएशन वो बड़ी डीप रूटेड हो जाती है, अपने घर वालों को इतना नहीं करते जितना इनको करते। तो ये एक फर्क। जो डे स्कॉलर है वो फैमिली वाले होते हैं, जो मैंने सब देखा है, वो बॉर्डर जो है ना, वो फैमिली के साथ उसके इतने रिलेशन गहरे नहीं रहते। ये एक ड्रॉबैक है। पूरी वर्ल्ड में कोई बोर्डिंग स्कूल नहीं है, कहते हैं ये ऑब्सोलीट आइडिया होता है। कॉलोनियल के जमाने में वो ग्रूम करके एक पूरा बना के कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ भेज देते थे। ये हैरो और एटन में यही करते थे कि या जो दूसरे ग्रामर स्कूल थे उनको सिखा के उनको भेज देते एज ए कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, कि उनका घर से कोई रिलेशन नहीं है, वो स्टेट के, और वो बहुत अच्छे, आपने देखे दुनिया को पूरा उन्होंने फतह उन्हीं से किया। अब वो कहते हैं नहीं, ये इसके टाइज खत्म हो जाते हैं, फिर ये अपने ब्रदरहुड में अपनों को सपोर्ट करते हैं, ये अपने उनको सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये मतलब मेरी अपनी रीडिंग है, हो सकता है गलत हो, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो अब की नई स्टडी ये है कि बोर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऑब्सोलीट हो गया, क्योंकि इंग्लैंड में भी खत्म हो गई, अमेरिका में तो थी ही नहीं कभी, फ्रांस में थी, वो भी अब बहुत, कोई एक आध है जो बड़े टॉप स्कूल्स हैं जहां से कि वो अपने वो पैदा करते हैं अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। बिल्कुल सही, ये कर बिल्कुल सही है। मैंने जो जर्मनी में सीखा वो ये था कि वहां पर टीचिंग इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशन। वो कहते हैं नेशन बिल्डिंग का काम है, तो वो लाइसेंस के बगैर कोई टीचर, चाहे वो प्राइमरी का, वो अंदर नहीं जाता, और उसकी जो तनख्वाह है वो गवर्नर से ज्यादा होती है प्राइमरी स्कूल की। जर्मनी में? जर्मनी। अच्छा। वो कहते हैं कि हम जो हैं इनको एज अ नेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो ये कोई आसान काम नहीं है।
सर जर्मनी में गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स दोनों स्कूल्स होते सिर्फ हैं? गवर्नमेंट स्कूल, सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि सिर्फ लैंग्वेज वगैरह के, ठीक है, वो private अदरवाइज सारे जो बच्चों को एजुकेशन है वो सब गवर्नमेंट के थ्रू। सब अच्छा, लेकिन सबका स्टैंडर्ड एक है, ये नहीं ओके। कि एक नीचे है एक ऊपर है, ये नहीं। सर वहाँ के टीचिंग मेथड्स और पाकिस्तान के टीचिंग मेथड्स में आप कोई डिफरेंस फील करते हैं? यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई टीचिंग मेथड ऐसा है नहीं। आप हैरान होंगे कि उनको पता होता है कि ये बच्चा ये 4 साल का जो कि है ये बनेगा क्या आगे जाके, ओके। उनको ये पता होता है और उसकी फाइल उसी वक्त से बनती है। मतलब वो बच्चा जब एडमिशन होता है तो वो क्या करते हैं, जो मैंने वहां पर सारा उनके साथ मिलके देखा, सारा कुछ गया, तो एक बड़ा सा हॉल है, आपने बच्चा अपना दे करके उसमें दाखिल कराना है तो उसको हॉल में छोड़ देंगे। और वो ऊपर जमाने में कैमरास तो नहीं थे, तो छोटी छोटी विंडोज थी, उसमें कोई 8 टीचर बैठे होते थे जो अपना वो दिख रहे होते थे कि वो बच्चा जा कहाँ रहा है। उसमें हर चीज है, टूल्स भी हैं, उसमें डेकोरेटिव आइटम भी हैं, खाने की चीजें भी हैं, हर चीज है, बड़ी सी टेबल है, उसमें सारा इस तरह बच्चे कर रहे हैं, कोई कुछ उठा रहा है, कोई कुछ उठा रहा है, वो हर एक को ऑब्जर्व कर, वो 8-8 10-10 बच्चों को वहां से उसकी फाइल बनती है कि ये बच्चा ये स्पोर्ट्स में है या फाइन आर्ट्स में है, थिएटर में है, स्कॉलर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, मैकेनिक बनेगा, क्या बनेगा, वो उनको शुरू से ही है। और सर ये आप कौन से ईयर की बात कर रहे मैं हैं? ये बात कर रहा हूँ 1980 की। ये 1980 में ये था, तो अब तो हाँ। कैमरास लग गए अब होंगे। तो कैमरा लग गए। अच्छा, वो फाइल उसकी वो हमेशा चलेगी, उसके साथ जॉब तक चलेगी, उससे आगे भी चलेगी कि उसके क्या वीकनेसेस हैं और क्या चीजें हैं, कहाँ पर फिट करना है। और वो कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए कि हमें बहुत जबरदस्त स्कॉलर चाहिए, हमें एज अ गुड सिटीजन चाहिए। हमें उस डॉक्टर को हम क्या करें जिसके से नेबर परेशान है, अच्छा, हमें वो डॉक्टर चाहिए जिसके साथ नेबर सबके साथ मिल के गए। ठीक है। अभी मेरे बेटा है अभी वहां पर कोपनहेगन में, अभी उसने जॉब शिफ्ट की है, तो उसका 3 दफा इंटरव्यू उसने किया कि उसने कहा कि हमें आपको रखने को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका कल्चर है डिफरेंट, आप तो दूसरों को अपने आप को बॉस समझते हो, आप कैसे चलोगे हमारे साथ, तो मैं आपको कैसे 18 बंदे आपके नीचे दे दूं, तो 18 बंदों को कैसे संभालोगे, आपका तो कल्चर ही और है, आपको तो यहाँ पे शाउट करोगे, ये तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो मिलकर चलना पड़ता है। आप जो पहले कर रहे थे वहां आपके पास सिर्फ 4 बंदे थे, यहाँ तो 18 बंदे हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं अभी आपको सिर्फ 9 बंदे दूंगा आपके नीचे, अगर आप 3 महीने में करोगे तो फिर मैं आपको ज्यादा दूंगा, अभी नहीं दे। अच्छा। लेकिन सर एक रूल्स, एक तरीके से टीम को लेके चलना, ये एक अच्छे इंसान की प्रोग्रेस भी सलाहियत। देखे ना, उनकी प्रोडक्शन भी देखे ना, तो हर चीज सिस्टमैटिक है, टाइम लगता है, लेकिन उसकी जो आप प्रोडक्ट देख लेना, बिल्कुल सही चाइना कहा। को देख लेना, यही तो निजाम फॉलो किया। ये जर्मनी में हमने ये हमने जब यहाँ के यार हमने तो कुछ सीखा ही नहीं यहाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर तो सिर्फ पढ़ाओ लिखो पढ़ा दो। अब सर मुझे लगता है कि एजुकेशन थोड़ी चेंज हो रही है। हाँ, ये आपके एसएलओ वाला स्टू- सिस्टम है, ये हमने एसएलओ 1980-82 में देखा वहां, जो बिल्कुल। अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है। बिल्कुल ये गवर्नमेंट को ओन करना चाहिए, एक एजुकेशन और एक हेल्थ, ये दो बिल्कुल। गवर्नमेंट के, ये बिल्कुल कोई प्राइवेट नहीं कर सकते। मैं मिसाल दूं आपको, एक बंदे के 6 बच्चे, एक को उसने मदरसे में डाल दिया, एक को बरनहाल में डाल दिया, एक को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, एक को प्राइवेट स्कूल में डाल दिया, एक को क्रेडिट स्कूल में डाल। अब बताएं वो कैसे खाद होंगे, उनके माइंड सेट ही मुख्तलिफ है, वो नेशन बन ही नहीं सकती। ना एक करिकुलम उन्होंने पढ़ा, ना एक तरह की एजुकेशन ली, तो कैसे नेशन बन जाएगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल अगर एक उस पे चलने शुरू हो जाए, गवर्नमेंट प्राइवेट मिल के चलने शुरू हो जाए, यहाँ पर 20 कदम के जाओ तो जुबान बदल जाती है, बिल्कुल सही किसी कहा। को उर्दू नहीं बोलनी आती। हम अपनी लैंग्वेज को ओन नहीं करते, मुझे ये लगता है। आप जर्मन्स को देखें, आप चाइनीज को देखें, वो अपनी लैंग्वेज के अपनी अलावा लैंग्वेज बात बोलते नहीं हैं। करते। हम दूसरों की लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस रखते हैं कि हमें वो आ जाए, अपनी भूल जाते हैं। वो अभी से ही मुझे याद आया कि जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मेरे साथ एक बंदा गया, तो वो जाके जो लड़की थी जो एडमिशन की वो थी इंचार्ज, तो उससे बात करने लगा कि ये मेरा दोस्त है, ये पाकिस्तान से आया है, यूं है फला, इंग्लिश में उससे बात कर रहा था, मुझे जर्मन आती नहीं। जाने लगा, वहां से हम खत्म किया तो उसने कहा ऑफ विदाजीन, स्टॉप जर्मन आती नहीं? हाँ मैं तो जर्मन तो यहाँ पर हूँ। अंग्रेजी बोली क्यों? When you already knew German, why did you speak to me in English? तो मतलब हमारे अभी बहुत हमने सीखना, अभी हम बहुत बहुत नीचे बहुत कुछ करना, लेकिन ये काम जो होंगे ना बहुत ही मतलब के हरक्यूलियन टास्क, बहुत बड़ा काम है ये करने। एक जमाना था कुछ शुरू किया था उन्होंने सिंगल करिकुलम, बिल्कुल यहाँ से वहां तक, वो फिर खत्म कर दिया, नहीं है सही नहीं है ना, सिंगल करिकुलम दो। फिर सऊदीया में जो सीखा मैंने वहां पर मेरे साथ, मेरे ख्याल से आई वाज ओनली पाकिस्तानी, मेरे साथ सारे अमेरिकन, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन ये थे सारे टीचर। उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज सीखी, उन्होंने कहा जी जो हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट है ना वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, आपने स्टूडेंट को सेटिस्फाई करना है, टीचर फ्रेंडली नहीं है हम, या यूनिवर्सिटी फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है, ये स्टूडेंट फ्रेंडली, हमने उनको देखना। यहाँ पर वो आए हैं सुबह को तैयार होके आए हैं तो क्या लेकर जाएंगे, ये आपने देखना। सऊदीया में भी सर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था जहाँ पे आप थे?
जी मैं यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी प्राइवेट सिस्टम्स हैं या प्राइवेट सिस्टम बहुत कम है, लेकिन उन्होंने बहुत उसके ऊपर वो लगाए हुए हैं, कंडीशंस बड़ी रिस्ट्रिक्शंस? हैं। ठीक है। मतलब कि कोई 4 एकड़ से कम में स्कूल नहीं होगा, कोई आप बनाते हो बनाओ, 4 एकड़ से कम नहीं होगा। दूसरा ये कि उनका 2 महीने में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से वहां जाके बंदा बैठेगा कि आपके पास टीचर कौन से हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे, वो सब जाके देख मॉनिटर, बहुत सख्त मॉनिटरिंग है। इसलिए बहुत कम वहाँ स्कूल जो है ना वो बहुत कम है। दूसरा ये कि वहां पर वो कहते हैं कि जी आपने पॉजिटिव होना है। ओके। आप यकीन करें कि मैं जब वहां पर गए तो हमें वो उसके पेपर थे, इसके सेकंड ईयर के समझ लें, तो उनका इंग्लिश का जो पेपर होता था उसमें हमारा तो यहाँ पर है ना पैसिव वॉइस किया, इसमें ये इज आर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाया, काटो 0, और हमने भी क्या काट 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 के बच्चे में 30 बच्चों में से कोई 5-6 पास हो रहे थे। प्रिंसिपल ने कहा ये क्या है 5-6, उसने मिनिस्ट्री को फोन किया, उसने सुपरवाइजर को बुला लिया, इंग्लिश का जो था उसका, उनका वो आओ देखो जी क्या मसला, पेपर दे गया, मुझे बुला कैसे चेक किया, ऐसे ही गलत है, कहाँ गलत, वो सेंटेंस था कोई पैसिव का के एक्टिव था कि उसको पैसिव करना था कि फॉर एग्जांपल अ कैट ड्रिंक्स मिल्क, उसने लिखा हुआ था मिल्क भी सही लिखा था, तो इधर लेके आना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लेके जाना, वो भी सही था। उसने कहा कि इस भी इसने लगाया सही है। 4 चीजों में से उसने 3 चीजें सही लगाई हैं, सिर्फ उसने ड्रिंक का ड्रंक नहीं लगाया, तो तुमने 0 कैसे दे दिया? फिर उसने सारी मुझे कहा कि सब रीचेक कर, अच्छा, सारे पेपर रीचेक करता, इस हिसाब से करो, ऐसे नहीं है जी आप अपने मर्जी से काट दें, कैसे काट दें, ये देखो उसने मजमून लिखा तो सारे तो सही है, 8 गलतियां की हैं तो क्या मतलब है, तो 8 गलतियों में आप 0 दे दोगे, 2 नंबर दोगे, 10 में से कैसे दे सकते हो आप? नहीं, इसके तो 8 नंबर बनते हैं। और एक गलती जो रिपीट कर रहा है, बस वो गलती है जो रिपीट बार बार कर रहा है, बाकी जो एक दफा उसने इधर से थोड़ा सा स्पेलिंग गलत कर दी तो कोई भी कर सकता है ना, उसकी लैंग्वेज तो नहीं है। इन अ वे सर, बच्चों को और स्टूडेंट्स को अप्रिसिएशन जो चाहिए होती है, हाँ, वो वहाँ जरूर मिल रही है। मोटिवेशन दें, अप्रिसिएशन दें, उसकी पॉजिटिव देखे ना कि उसने किया क्या है। हमारे यहाँ बोर्ड के ऊपर देखे कैसे चेक, मतलब कि बच्चे की साल की मेहनत को कैसे तबाही मचाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यहाँ तबाही ऐसे मचाते हैं। एक दफा वो गए, बोर्ड का पेपर था, ये 1979 की बात, तो बच्चे बहुत अच्छा लिखने वाला था, उसके नंबर कितने हैं अंग्रेजी में 42 ग्रेड में से, मैट्रिक के प्रिंसिपल ने कहा ये क्या, मैं कहा ये हो नहीं सकता, इसको कैसे नंबर दे सकते, उसके तो बहुत अच्छा लिखता है। तो कहता है वो मैं था और एक और टीचर थे, 2-3 एक मैथ्स के थे, हम 3 चले गए बोर्ड के दफ्तर, भेजा उन्होंने हमें लेटर दे के जाओ, उसने सामने पेपर रख दिया, मैंने कहा चलो जी अंग्रेजी का ये आप इसमें से गलती निकाल, ये इसने यूं करके 5 नंबर 3 नंबर 4 नंबर दिए, मैंने कहा किसी कितने बनने चाहिए, मैंने कहा कम से कम 60 से ऊपर नंबर बनने चाहिए, तो ये तो चलो एक आध गलती होगी तो इसको तो आप गलत कर नहीं सकते, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आप मैं तो सिर्फ रीटोटलिंग कर सकता हूँ। मैंने कहा फिर हमें क्यों बुलाया भाई, बिल्कुल समझ हम तो रीटोटलिंग करेंगे, रीचेकिंग तो हो ही नहीं सकती, तो बोर्ड के लॉ में नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी जर्नी सुन के, और आपने बहुत सी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताए हैं जिन पे हम सबको काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह खैर।